हेलो एंड वेलकम टू गियर अप। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम प्योर सब्सटेंस। तो हम ये देखेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस होता क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम ये जानेंगे कि कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी प्योर सब्सटेंस का, और मेनली यहाँ पे हम वाटर की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ये जानें कि हम प्योर सब्सटेंस किसे कहेंगे, क्या किसी सब्सटेंस की कंडीशन होंगी कि जिससे हम उसको प्योर सब्सटेंस कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी हमारा सब्सटेंस होना चाहिए वो वन कंपोनेंट सिस्टम होना चाहिए, केवल और केवल एक ही कंपोनेंट से बना होना चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं वन कंपोनेंट सिस्टम। जो भी हमारा सिस्टम होगा या जो भी सब्सटेंस होगा वो एक ही कंपोनेंट से बना होना चाहिए। अगर H2O से बना है तो सिर्फ H2O से, ऑयल से बना है तो सिर्फ ऑयल से, दोनों का मिक्सचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ही कंपोनेंट होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो कंपोनेंट होगा ये एक होमोजीनियस सिस्टम भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस सिस्टम भी हो सकता है। होमोजीनियस सिस्टम मतलब एक ही फेज रहेगा, सिंगल फेज रहेगा। सिंगल फेज मतलब जो भी आपके पास सब्सटेंस है, या तो वो सिर्फ सॉलिड फेज में रहे, लिक्विड फेज में रहे, गैसियस फेज में रहे, किसी भी फेज में रहे तब भी वो प्योर सब्सटेंस हो सकता है। या फिर अगर आपका कोई सिस्टम है जिसमें तीनों फेज हैं, चाहे वो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, तीनों फेज अगर मौजूद हैं तब भी वो सिस्टम आपका प्योर सब्सटेंस कहला सकता है। बट उसके लिए एक और कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तीसरी कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीजें अगर किसी सिस्टम में हैं, उसके बाद उसमें थ्रू आउट केमिकल कंपोजिशन और केमिकल एग्रीगेशन उसका सेम होना चाहिए। मतलब जो केमिकल फॉर्मूला होगा, अगर आपके पास वाटर है तो H2O ही रहता है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तीनों में ही H2O ही रहता है आपका केमिकल फॉर्मूला। और दूसरी बात, जो केमिकल एग्रीगेशन है मतलब जो बॉन्डिंग है वो सेम बनी रहनी चाहिए। चाहे फेज में चेंज हो रहा होगा उस सिस्टम में, उस सब्सटेंस में, बट उसका जो बॉन्ड होना चाहिए वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, चाहे आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तीनों फेज में अगर आपके पास वाटर है तो वो जो होगा H2O है, तो वो जो होगा वो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड ही रखेगा अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर कुछ और बॉन्ड बदल जाता है तो मतलब उसमें कुछ मिलावट हो रही है, कोई दूसरा कंपोनेंट उसमें आ रहा है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले कहा कि वो एक सिंगल कंपोनेंट सिस्टम होना चाहिए, उसमें एक ही कंपोनेंट होना चाहिए, और वो होमोजेनियस या हेट्रोजीनियस कुछ भी हो सकता है, कितने भी फेज उसमें हो सकते हैं। ठीक है ना, फेज से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस उसमें केमिकल कंपोजिशन या फिर कहें आप जो केमिकल फॉर्मूला है उसका, और जो केमिकल बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, वो थ्रू आउट सेम होनी चाहिए पूरे सिस्टम में। अगर ये सारी चीजें फॉलो होती हैं तो हम उसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। दूसरी चीज आपने यहाँ पे पढ़ा होगा गिब्स फेज रूल। तो अगर आप पढ़ते हैं गिब्स फेज रूल P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू, तो यहाँ पे जो C का वैल्यू है वो क्या है, वो होता है 1, और यही C है हमारा कंपोनेंट। मतलब अगर प्योर सब्सटेंस की बात आप कभी भी करते हैं तो वहां पे C का वैल्यू हमेशा 1 होता है। हमें पता है कि P हमारा फेज होता है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। आगे भी यूज करेंगे इस गिब्स फेज रूल का। देखिए, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है, मान लिया ये कोई सिस्टम है हमारे पास, और इस सिस्टम को मैं अगर हीट देता हूं तो हमारे पास एक मिथ क्रिएट होता है यहाँ पे कि जब भी हम इस सिस्टम को हीट देंगे तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो कि गलत है। हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, कुछ और भी होता है। क्या होता है, अगर हम हीट ऐड करें तो टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, बट दूसरी कंडीशन भी है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज ना हो तो मतलब ये समझ लीजिए कि आपके सिस्टम का फेज चेंज हो रहा है। मतलब जो आप हीट दे रहे हैं वो पूरी की पूरी यूटिलाइज हो रही है फेज चेंज में, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। और अगर फेज चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब पूरी हीट जो है वो टेम्परेचर इंक्रीमेंट में यूटिलाइज हो रही है। तो जब भी आप किसी भी सिस्टम को अगर हीट ऐड करें तो सिस्टम को दी जाने वाली हीट दो चीज में यूटिलाइज हो सकती है, या तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीमेंट में या फिर फेज चेंज में। अगर टेम्परेचर इंक्रीमेंट में होती है तो उसी को ही हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। मतलब उसका हमने नाम रख दिया कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट दें और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो आप बोलेंगे जो आपने हीटिंग करी वो सेंसिबल हीटिंग है। अगर उस सिस्टम को हीट देने पर उसका कुछ फेज चेंज हो जाए, मतलब या तो वो सॉलिड से लिक्विड बन जाए या वो लिक्विड से गैस बन जाए और कंप्लीटली गैस बन जाए, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो उस कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो आप हीट सप्लाई करेंगे वो लेटेंट हीट होगी। इसी को ही हम बोलते हैं लेटेंट हीट।
सुना भी होगा आपने हिंदी में, इसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। गुप्त ऊष्मा इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं चल पाता है, क्योंकि मेनली यहाँ पे हम सोचते हैं कि जो हीट है वो टेम्परेचर इंक्रीमेंट में गई होगी, बट हीट जो है वो कुछ ना कुछ फेज चेंज में भी जाती है। ठीक है, और फेज चेंज में क्यों जाती है, आइए समझते हैं थोड़ा लेटेंट हीट को। तो जो ये लेटेंट हीट है, ये लेटेंट हीट है, हमने कहा ये वो हीट है जिसके कारण किसी भी सिस्टम का क्या होगा, फेज चेंज होगा। फेज चेंज जो होता है हमेशा हमेशा वो किसी एक कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है तो आप फेज चेंज नहीं कर सकते। तो ये जरूरी है कि जब भी आपका लेटेंट हीट आप सप्लाई कर रहे हैं, मतलब वहां पे आपको ये समझ जाना चाहिए कि वहां पे प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब जो ये लेटेंट हीट है ये दो टाइप की होती हैं। एक टाइप आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए हमने कहा कि अगर आप फेज चेंज कर रहे हैं तो या तो आप सॉलिड टू लिक्विड करेंगे, तो सॉलिड टू लिक्विड जो फेज चेंज होता है उसे आप फ्यूजन बोलते हैं। और लिक्विड टू गैस जब आप फेज चेंज करेंगे, उस दौरान जो हीट सप्लाई करेंगे किसी सिस्टम को, अगर उसमें ऐसा कुछ फेज चेंज होता है तो वो आपका वेपराइजेशन होता है। तो अगर आपके पास मान लिया यहाँ पे कोई सॉलिड है, अब वो सॉलिड क्या है, वो सॉलिड मान लिया कि वाटर का सॉलिड फेज है, मतलब आइस है। उस आइस को अगर आप हीट करते हैं, ठीक है ना, आप उसमें हीट ऐड करते हैं, तो जो हीट ऐड होगी वो डिपेंड करता है कि वो लेटेंट हीट होगी या सेंसिबल हीट होगी। अगर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो हमें पता है कि जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो टेम्परेचर इंक्रीमेंट में जाएगी। अगर इसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, -100 है, -300 है, तो जो हम इसमें हीट ऐड करेंगे वो किस में जाएगी, वो केवल और केवल टेम्परेचर इंक्रीमेंट में जाएगी। तो मतलब तब तो बात होती है सेंसिबल हीट की, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेटेंट हीट की। इसीलिए जरूरी है कि इस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, है ना, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, H2O सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट ऐड करें तो इसके बाद अब कोई आइस के पास ऑप्शन नहीं बचा कि वो टेम्परेचर इंक्रीज करे। यही उसकी एक सैचुरेशन कंडीशन है, इसी को ही सैचुरेशन कंडीशन बोलते हैं। सैचुरेशन कंडीशन जो एक कॉन्सेप्ट है ये वहां से लिया है, वहां से कहां से, कैलोरिक थ्योरी से। तो उसमें वो बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी कंटेनर है, मान लिया ये बाल्टी है आपके पास, तो अगर आप इसमें फ्लूइड भरें, फ्लूइड को वो एज अ हीट कंपेयर करता है, कि बोलता है हीट है वो एक टाइप का फ्लूइड ही है। अगर आप किसी भी कंटेनर में, मान लिया ये आपकी बाल्टी है और इस बाल्टी में आप क्या कर रहे हैं, इस बाल्टी में आप फ्लूइड भर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा जब आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड नहीं भर पाएंगे और वो स्पिल हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप हीट ऐड इसमें करते रहें तो एक टाइम आएगा कि एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट आप ऐड करने वाले हैं वो इसमें ऐड नहीं होगी, और वो क्या करेगी, वो कुछ और करेगी। क्या करती है, अगर आप इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, तो वो उसके बाद फेज चेंज करेगा। और अगर आप फेज चेंज करने के लिए हीट ऐड कर रहे हैं और एक टाइम आ गया जिसके बाद फेज चेंज नहीं हो सकता, तो वो उसकी सैचुरेशन कंडीशन होगी और उसके बाद फिर फर्दर वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो ये साइकिल चलते रहती है, कहां तक, जब तक कि हमारा वेपर नहीं बन गया। ठीक है, इस पे बात करेंगे, बट आपको बस इतना समझना है कि वो ऑप्टिमम कंडीशन जिसके बाद आपका या तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो सकता या फिर फेज चेंज नहीं हो सकता फर्दर, उसके बाद हीट देने पर, हीट सप्लाई करने पर, वही कंडीशन आपका सैचुरेशन कंडीशन कहलाता है। तो हमने क्या किया, आइस का सैचुरेशन कंडीशन लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसको हीट ऐड करते हैं तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस तो है नहीं, तो क्या होगा, फेज चेंज होगा। और सॉलिड का अगर लिक्विड में फेज चेंज हो जाए तो मतलब साफ सी बात है, जो हमने इसमें हीट ऐड करी थी वो कौन सी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो सॉलिड लिक्विड में बदल गया। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज तो नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब हुआ क्या है, यहाँ पे फेज चेंज हुआ। और अगर आपको सॉलिड को लिक्विड में बदलना है या फिर इस आइस को वाटर में बदलना है, तो यहाँ पे जरूरी है कि आप इसके बॉन्ड ब्रेक करें। जो इसमें बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग है, वो कुछ लेवल तक, कुछ अमाउंट तक आपको ब्रेक करनी पड़ेगी, ताकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर जाएं। अगर मॉलिक्यूल दूर नहीं जाएंगे तो आइस से लिक्विड नहीं बदलेगा। तो मतलब लेटेंट हीट में जब भी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड हैं वो टूटते हैं।
मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड हैं वो टूटते हैं और ऑब्वियस सी बात है उन बॉन्ड को टूटने के लिए जो है कुछ न कुछ एनर्जी चाहिए होगी और वही तो है ये थर्मल एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं। तो जो हम ये हीट ऐड कर रहे हैं वो जो है पूरी की पूरी सप्लाई हो जाती है इस इन बॉन्ड्स को, जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहा है जिन बॉन्ड्स के कारण एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, वो जो बॉन्ड है वो तोड़ने में, उसको ब्रेक करने में ये पूरी हीट जाती है, ये लेटेंट हीट है। ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या कहा, दूसरा कंडीशन आ सकता है अगर आपके पास है लिक्विड और इसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें, वेपर में। अब यहाँ पे एक और कंडीशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक और कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि जब तक अगर कैसे पता लगाया जाए कि जो लेटेंट हीट है वो आप जो सप्लाई कर रहे हैं वो कब तक सप्लाई होगी। वो तब तक सप्लाई होती है जब तक पूरे के पूरे सारे के सारे जो मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे सॉलिड के, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो लिक्विड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट ना हो जाएं, तब तक यहाँ पे लेटेंट हीट सप्लाई होते रहेगी। तब तक आप उस सैचुरेशन कंडीशन तक नहीं पहुंचोगे जहां पे सारा फेज चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो आइस को लिक्विड में कंप्लीटली कन्वर्ट करने के लिए, मतलब जो सारे मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल उस लिक्विड में बदलने चाहिए। जब तक वो सारे मॉलिक्यूल सॉलिड टू लिक्विड नहीं बदलेंगे तब तक आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर इंक्रीज तभी करेगा जब पूरा फेज चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरी कंडीशन हमने कहा लिक्विड टू वेपर है, तो लिक्विड टू वेपर अगर आपको बदलना है तो तब भी आप लेटेंट हीट ही देंगे। ठीक है। बट वहां पे लिक्विड का टेम्परेचर जरूरी है कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो, अगर वो क्या है, वाटर है, अगर वो वाटर है। ठीक है। वाटर की बात हम कर रहे हैं और उसको बदलना है आपको किसमें, वेपर में। तो अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में है तो यहाँ पे भी सेम वही होगा, जो आप हीट देंगे वो किसमें जाएगी, वो हीट जाएगी मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्डिंग को तोड़ने में। और मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्डिंग जैसे जैसे टूटेगी वैसे वैसे वो वेपर में बदलेगा, वैसे वैसे आपका जो एक एक मॉलिक्यूल है वो किसमें बदलेगा, वेपर में बदलेगा। और जब तक ये सारे के सारे मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में नहीं बदल जाते तब तक इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। ठीक है। और जैसे ही सारे मॉलिक्यूल इसमें बदल जाएंगे, वेपर में बदल जाएंगे, तो फर्दर अगर आप हीट ऐड करेंगे तो हो सकता है आपका टेम्परेचर इंक्रीज करे। ठीक है। तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ही करेगा, मतलब तब आप जो हीट देंगे वो सेंसिबल हीट होगी। ठीक है। तो ये लेटेंट हीट है। हमने सिंपल कहा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में सॉलिड को लिक्विड में कंप्लीटली बदला जाता है और उसको दी जाने वाली हीट, सॉलिड को दी जाने वाली हीट ताकि वो लिक्विड में बदल जाए कंप्लीटली, लेटेंट हीट होती है। और लिक्विड का फेज चेंज करने के लिए, उसको गैस में बदलने के लिए कंप्लीटली जो भी हीट दी जाएगी वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास दो टाइप होते हैं। अब अगर आप इतना समझते हैं तो आइए अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड है, तो अगर आप उसको हीट दें, क्या करें, आप उसे हीट दें तो क्या होगा, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब जो आप हीट दे रहे हैं वो क्या है, सेंसिबल हीट है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कहाँ पे पहुंचेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कौन सा फेज में पहुंचेंगे, सॉलिड में ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंसिबल हीट देते समय फेज चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज होगा। फर्दर अगर आप हीट सप्लाई करते हैं तो आगे देखने को मिलता है आपको कि जो ये सॉलिड है ये लिक्विड में बदल रहा है, लिक्विड में बदल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब आपने हीट दी तो इसका फेज चेंज हो सकता है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से सीधे 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, पहले फेज चेंज होगा। फेज चेंज होगा तो सेम टेम्परेचर रहेगा और जो आप हीट देंगे वो क्या होगी, लेटेंट हीट होगी। सिमिलरली अगर आप आगे भी देखें तो आपने क्या किया, इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप इस लिक्विड को हीट देते हैं तो ये क्या करेगा, फेज चेंज नहीं करेगा। इस टाइम ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा देता है इसके बॉइलिंग पॉइंट पे, जहां पे फर्दर अगर आप हीट सप्लाई करेंगे आगे तो वो क्या बनेगा, वेपर बनना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे तो इसका लिक्विड ही है क्योंकि आपने सप्लाई करी सेंसिबल हीट और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। फिर आपने हीट सप्लाई करी, यहाँ पे हीट सप्लाई करी तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे फेज चेंज हुआ। फेज चेंज हुआ मतलब जो ये लिक्विड है ये वेपर में बदलना चाहा और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रहा। तो मतलब जो आपने हीट दी वो कौन सी थी, वो लेटेंट हीट थी। ये होता है। ठीक है। आगे आप फर्दर करें हीट ऐड। हीट ऐड आप अगर आप इसमें करते हैं तो हीट ऐड करने से क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है ना, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा। मतलब जो आप हीट देंगे वो सेंसिबल हीट होगी और टेम्परेचर कितना इंक्रीज करेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना भी कर सकता है। तो ये है हमारा वेपर। अल्टीमेटली जो वेपर हमें मिलता है वही होता है
सुपर हीटेड वेपर, ठीक है? सुपर हीटेड वेपर हमें मिलता है जिसका हाई टेम्परेचर होता है। तो ये था कुछ हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। इसी के बेसिस पे अगर हम कुछ डायग्राम बनाएँ यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये प्योर सब्सटेंस के लिए। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये हमारा एक साइड हो गया टेम्परेचर, दूसरे साइड हमने ले लिया एंथैल्पी या एंट्रोपी, कुछ भी। तो एंथैल्पी अगर आप समझें तो एंथैल्पी मतलब क्या है? टोटल हीट है ना? तो जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं उसी को हम यहाँ पे एंथैल्पी से दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ अगर आप देखें तो सबसे पहले आप यहाँ पे थे, इस पॉइंट पे थे, ठीक है? अगर आप देखें तो सबसे पहले आप इस पॉइंट पे थे जहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। फर्दर अगर आप इसको हीट करें, यहाँ पे आपने क्या करा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड का सॉलिड है, आपने यहाँ से हीट देना स्टार्ट किया। हीट देना स्टार्ट किया तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और ये कौन से फेज में पहुंचा? सॉलिड ही रहा। सॉलिड ही रहा, बट कंडीशन क्या है? कंडीशन है सैचुरेटेड की। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज यहाँ पे कर रहे हैं तो एक टाइम आता है जहाँ पे आप फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर पाते इस सॉलिड का, ठीक है? और वही कंडीशन होती है हमारी सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है? सैचुरेटेड कंडीशन, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज तो नहीं हो पाता, उसके बाद बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं और फेज ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो जो ये सॉलिड होगा वो किस में बदलेगा? धीरे धीरे, धीरे धीरे वो लिक्विड में बदलेगा और ये कंडीशन आएगी सैचुरेटेड लिक्विड की। सैचुरेटेड लिक्विड की कंडीशन क्यों आई? क्योंकि सैचुरेटेड लिक्विड में क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, फेज चेंज हुआ। अब सैचुरेटेड लिक्विड की कंडीशन इसलिए आई क्योंकि फर्दर फेज चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पे जब आप आ जाते हैं तो सॉलिड पूरा लिक्विड में बदल जाता है। उसके बाद अगर आप फर्दर हीट सप्लाई करते हैं तो फेज चेंज नहीं होता, मतलब जो कंडीशन है वो ऑप्टिमम कंडीशन है फेज चेंज की। तो वहां पे हमारे पास वो क्या हो जाता है, मतलब वो एक मैक्सिमम कंडीशन है फेज चेंज की, तो वो भी आपका एक सैचुरेटेड कंडीशन है। तो ये जो फेज था आपका, सबसे पहले सॉलिड था, फिर सॉलिड प्लस लिक्विड फेज में स्टेट में आए, फिर आपके पास आप फर्दर अगर आप इसको हीट करें तो अब क्या हो सकता है, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मतलब जो आपने हीट दी वो सेंसिबल हीट है। अब फेज जो है इसके बीच में वो क्या रहा, लिक्विड का रहा। फिर एक कंडीशन आई जिसके बाद आपने फर्दर हीट सप्लाई करी तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ तो ये भी कंडीशन आई किसकी, सैचुरेशन टेम्परेचर की। सैचुरेशन टेम्परेचर की मतलब ये जो कंडीशन आई वो सैचुरेशन की आई, और यहाँ पे जो भी टेम्परेचर होगा उसको हम सैचुरेशन टेम्परेचर बोलते हैं। और आपको पता भी है, अगर मैं ये डायग्राम किसके लिए बना रहा हूँ, मैं ये डायग्राम वाटर H2O के लिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहले वो सॉलिड फेज में था, ठीक है, वो आइस था, फिर वो यहाँ पे लिक्विड सॉलिड बना, फिर यहाँ पे वाटर बना, ठीक है ना, यहाँ पे वो आइस है, यहाँ पे वो वाटर बना पूरा का पूरा, फिर वो यहाँ पे वाटर बना, बॉयल होने के चांसेस में है अगर आप इसको फर्दर करें, फर्दर आप इसको हीट दें तो जो यहाँ पे फेज चेंज होगा वो क्या है आपका, वो एक बॉइलिंग प्रोसेस है अपने आप में, ठीक है ना। बॉइलिंग में होता क्या है, फेज चेंज ही तो होता है। तो बॉइलिंग कहें या वेपराइजेशन कहें, हालांकि इन दोनों में फ़र्क है कि बॉइलिंग तब होता है जब आप किसी भी कंटेनर पे आप हीट सप्लाई करते हैं तो जो मेटल से जो यहाँ पे हीट सप्लाई होती है, ठीक है ना, जो भी आपका कंटेनर है उससे जो वाटर में सप्लाई होगी उसके कारण जो बबल फॉर्मेशन होगा वो बॉइलिंग है। और वेपराइजेशन में ये आ जाता है कि अगर आप हीट सप्लाई करें तो वो वेपर फॉर्म में ऊपर की ओर जाएगा, तो वो आपका वेपराइजेशन होता है। बट यहाँ पे दोनों प्रोसेस ही हम एक ही ले रहे हैं, वेपराइजेशन कहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। वेपराइजेशन हुआ तो धीरे धीरे क्या बना, वेपर बन गया। वेपर मतलब वाटर वेपर, दैट इज स्टीम। स्टीम आपका बन गया यहाँ पे इस पॉइंट पे। फर्दर हीट सप्लाई करें तो क्या होगा, तो सेम वहीं पे यहाँ पे भी वही चला, फेज चेंज हुआ और यहाँ पे फिर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और आपको हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड स्टीम मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका एक चीज आपको समझ में नहीं आई होगी कि अगर आप देखें तो सबसे पहले सॉलिड बना, फिर क्या बना, सैचुरेटेड सॉलिड। तो हमने लिखा सैचुरेटेड सॉलिड, ठीक है ना, सैचुरेटेड सॉलिड। यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है ना, ये सैचुरेटेड सॉलिड है। फिर अगर आप देखें तो फिर आपने देखा यहाँ पे क्या था, सैचुरेटेड लिक्विड। तो सैचुरेटेड लिक्विड, ये कौन सा लिक्विड है, सैचुरेटेड लिक्विड। किस पे है ये, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये किस पे है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, ठीक है। फिर इसके बीच में ये पूरा लिक्विड ही रहा, ये क्या है, कंप्रेस्ड लिक्विड भी बोलते हैं इसे। तो ये पूरा इस बीच में क्या रहा, लिक्विड ही तो रहा, तो ये लिक्विड है। उसके बाद कंडीशन आई सैचुरेटेड की, तो ये क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। सैचुरेटेड कंडीशन आप समझ गए होंगे कि वो कंडीशन है सैचुरेटेड जहां पे अगर आप फर्दर टेम्परेचर देते हैं, फर्दर आप हीट देते हैं, बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, या फिर फर्दर आप हीट देते हैं और फेज चेंज नहीं होता, तो ये दोनों कंडीशन ही किसकी हैं, सैचुरेटेड कंडीशन है, मतलब सैचुरेशन की कंडीशन है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू तक, उससे बाद आप
वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना? हीट ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में, ठीक है? जिस चीज़ को आप चाहते हैं उसी चीज़ में अगर आप हीट सप्लाई नहीं कर पाते हैं और फिर दूसरा अपना चीज़ होने लग जाती है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता तो फेज़ चेंज होता है। फेज़ चेंज करना चाह रहे हैं, तो फेज़ चेंज में आप हीट देते हैं, तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सैचुरेशन क्या है, ठीक है? और सैचुरेशन पे जो भी टेम्परेचर या प्रेशर है, वो आपका सैचुरेशन टेम्परेचर और सैचुरेशन प्रेशर कहलाएगा। अब आप अल्टीमेटली यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे जो आपको स्टीम मिलेगी, वो क्या मिलेगी? ये मिलेगी आपको सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है? सुपर हीटेड स्टीम और यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे क्या हुआ था? फेज़ चेंज हुआ था, ठीक है? तो हम इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी स्टडी करेंगे, कितने की? इस पोर्शन को हटा देंगे और केवल इस पोर्शन की स्टडी करेंगे। तो आइए मैं अगर डायग्राम फिर से बनाऊँ यहाँ पे, तो आइए एक-एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, टी, एच के बीच में या एस कहें, ठीक है? एंथैल्पी कहें या एंट्रोपी कहें, ध्यान रखिएगा ये जो एंथैल्पी है और जो एंट्रोपी है, ये दोनों ही स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंट्रोपी हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने देखा कि आपके पास क्या था, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिक्विड टू वेपर, ठीक है? क्योंकि मेन केस यहीं पे यही है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिक्विड नॉर्मली अवेलेबल होता है वाटर, है ना? और इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्टीम में, किसमें? बॉयलर में। तो बॉयलर के लिए ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी आप बॉयलर स्टडी करते हैं, रैनकाइन साइकिल बनाते हैं, तो वहाँ पे भी ये कर्व काफ़ी काम आते हैं, ठीक है? तो देखेंगे अभी इसको आगे सैचुरेशन कर्व क्या होता है, बट उससे पहले आप ज़रा यहाँ पे कुछ टर्म समझेंगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कुछ ईज़ी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, ठीक है? आप इस कंडीशन में हैं, मान लिया आपने, आप इस किसी कंडीशन में हैं, यहाँ पे आप हैं, आपके पास है लिक्विड। आपने क्या किया? उसका हीट अप किया उसको, तो हीट अप किया तो मतलब क्या हुआ? वो कुछ सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन में आया जैसे कि हमने देखा था। सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन में आया मतलब फर्दर हीट देने पर टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ। फर्दर हीट देने पर टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ मतलब वो कंडीशन है सैचुरेटेड लिक्विड की और वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो सैचुरेटेड टेम्परेचर होगा। तो वो टेम्परेचर कितना होता है? वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान रखिएगा, जो भी हम ये पूरी प्रोसेस करा रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे कराते हैं, ठीक है? तो फर्दर हम क्या करते हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्योंकि आप जब जैसे-जैसे हीट देते हैं, टेम्परेचर तो इंक्रीज़ नहीं हो सकता, अब फेज चेंज होगा। ऐसे ही फेज चेंज के बाद एक कंडीशन आई, जहाँ पे फर्दर फेज चेंज नहीं हो सकता, उसी को हमने कहा सैचुरेटेड वेपर या फिर हम इसे कहते हैं ड्राई सैचुरेटेड वेपर। ड्राई क्यों कहा? क्योंकि जो भी इसमें वाटर प माट प वा क्योंकि जो भी इसमें वाटर पार्टिकल या वाटर मॉलिक्यूल जो भी इसमें सस्पेंडेड थे, वो हट चुके हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है लिक्विड का वेपर में। तो लिक्विड से जितने भी हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल थे वाटर के, वो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो हट चुके हैं। अब केवल और केवल हमारे पास गैसियस फेज़ है, वेपर है, इसीलिए हम इसे ड्राई कहते हैं, ड्राई सैचुरेटेड वेपर। अब इसको फर्दर हीट दें, तो यहाँ पे क्या हुआ? फेज़ चेंज हुआ था, अब क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा और यहाँ पे जो आपको स्टीम मिलेगी वो होगी सुपर हीटेड स्टीम। क्या होगी वो? वो होगी सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है ना? सुपर हीटेड स्टीम। तो देखिए, यहाँ पे हमने सप्लाई करी थी सेंसिबल हीट, यहाँ पे हमने सप्लाई करी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है? अगर आपको यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे हमने जो हीट दी थी वो क्या थी? लेटेंट हीट थी और वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन थी। यहाँ पे जो हमने हीट दी थी वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी। क्या थी वो? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे सेंसिबल हीटिंग, फिर लेटेंट हीटिंग, फिर सेंसिबल हीटिंग, फिर लेटेंट हीट और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन था और फिर हमने सेंसिबल हीट दी थी, ठीक है? तो ये अगर आपको पता है तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो फिर आपने क्या दिया? सेंसिबल हीट दिया था। ठीक है? तो इतना अगर आपको क्लियर है यहाँ पे, तो अगर आप देखें तो क्या हुआ सबसे पहले आपका यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, फिर कुछ फ़ेज़ चेंज हुआ तो लिक्विड से कुछ आपको वेपर मिला। तो यहाँ पे आपका पूरा लिक्विड स्टेट है, यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर स्टेट है और यहाँ पे क्या है? वेपर स्टेट होता है। ठीक है? अब देखें अगर आप यहाँ पे तो जो आपने हीट दी होगी वो आप उसको क्या बोलते हैं? आप देखें अगर आप तो हीट क्या है? डेल Q इज़ इक्वल्स टू du प्लस dw और एंथैल्पी को भी हम टोटल हीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंथैल्पी भी क्या है? एंथैल्पी भी H इज़ इक्वल्स टू U प्लस PdV है। तो दोनों में कोई डिफरेंस थोड़ी है। ये भी इंटरनल एनर्जी, ये भी इंटरनल एनर्जी, ये भी वर्क, ये भी वर्क। तो यहाँ पे एंथैल्पी ही टोटल हीट है। तो हमें पता है एंथैल्पी टोटल हीट है, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो क्या है? एंथैल्पी है। तो यहाँ पे अगर आप हीट देते रहें सबसे पहली कंडीशन में, तो आपने हीट किसको दी? लिक्विड को दी। तो उसी को हम डिनोट करते हैं HF से। HF मतलब जो आपने हीट ऐड करी किसमें? लिक्विड में, ठीक है? तो यहाँ पे तक जो आपने हीट सप्लाई करी वो पूरी HF है।
और अगर आप जितनी हीट आप सप्लाई कर रहे हैं लिक्विड में, कब तक? जब तक कि वो वेपर बन जाता है, उस हीट को हम बोलते हैं Hg। क्या बोलते हैं? Hg। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? Hg माइनस Hf। और इसी को हम डिनोट करते हैं HFG से। किससे? HFG से। HFG को क्या लिखते हैं? Hg माइनस Hf। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।